हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो आप मिथेनोइक एसिड को छोड़ दो तो जो बाकी के एसिड है वो देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉडी है उसमें एक ग्रुप जो है आर, वो है अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे अगर बेंजीन की रिंग या कोई भी एरोमेटिक ग्रुप है तो एराइल ग्रुप। तो यहाँ पे एक पार्ट अल्काइल और एराइल है, जबकि जो दूसरा पार्ट है ये वाला ग्रुप, उसकी बात करें तो इसमें भी फर्दर 2 ग्रुप आपको मिलेंगे। जैसे ये वाला ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, तो इट इज जस्ट लाइक एज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होता है, वैसा ही है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन जैसे प्रॉपर्टीज भी शो कर सकता है। और ये दूसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये दूसरा पार्ट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जस्ट लाइक एज अ अल्कोहल एंड फिनॉल। कितना अमेजिंग है, देखो इसमें कितने सारे ग्रुप है। अल्काइल और एराइल ग्रुप के भी वो केमिकल प्रॉपर्टीज परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से देखो आप कार्बोनिल ग्रुप का बात करें तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जैसे प्रॉपर्टी, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो कर सकते हैं। और यहाँ वाला पार्ट देखो तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि फिनॉल और अल्कोहल में होता है, तो वैसे प्रॉपर्टीज भी ये शो ऑफ कर सकता है। मतलब इसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो भी ये अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज लेके बैठा है। जैसे हम फॉर्मिक एसिड की बात करें, जस्ट यूं ही एक बात याद आ गई कि भाई फॉर्मिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये फॉर्मिक एसिड है। देखो आप इधर से देखोगे ना तो ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आप सिर्फ इतना सोचो ना तो ये अल्डिहाइड भी है। तो अल्डिहाइड हमको पता है कि टॉलेंस टेस्ट देता है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो फॉर्मिक एसिड तो आप तो सोचोगे ये तो एसिड है, कैसे टॉलेंस टेस्ट देता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड में यहाँ से देखो तो अल्डिहाइड है, तो ये टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो वैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बोल सकते हैं हम कि मैनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी उसमें हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप। और अल्कोहल पे पता है कि अल्कोहल एसिड था, फिनोल एसिड था, यहाँ पे H है, तो वो H रिलीज भी करके अपने प्रॉपर्टी शो ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पे कितने क्लीवेजेस मिल सकते हैं। सोचो अगर कोई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू OH क्लीवेज आपको मिलेगा। यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक करता है तो केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू CO क्लीवेज आपको मिलेगा। यहां से कोई ब्रेक करता है तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल और एराइल ग्रुप में हम हैलोजिनेशन वगैरह कर सकते हैं, तो यहां से भी आपको मिल सकता है। और यहाँ के जो कार्बोनिल CO, मतलब सीधा सीधा RCR बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, फिर R के अंदर हैलोजिनेशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलते हैं। तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग
सबसे पहला है OH क्लीवेज। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि O और H के बीच में से ब्रेक करना है। आपको भी पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप यहां से ब्रेक करोगे तो खाली H रिलीज होगा, और जो H मतलब प्रोटॉन रिलीज करता है उसको तो हम एसिड बोलते हैं। तो OH क्लीवेज की बात करें तो सबसे पहले आती है एसिडिटी। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? एसिडिटी। ध्रुमिन एसी बंद कर ही देना। तो हम एसिडिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने वीडियो सिलेक्ट किया। कोई भी एसिड एसिड है ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? तो एसिड को एसिड प्रूव करने के लिए बेस डालना पड़ता है, और अगर एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया तो इट इज प्रूव्ड कि ये एसिड ही है। तो एसिड अगर H+ डोनेट करता है तो सामने H+ एक्सेप्टर कोई डाल दो। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, उसका रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो कौन सा कोई सॉल्ट मिलता है? 2 मोल्स ऑफ RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऐसा बोलते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ एक्टिव मेटल के साथ। तो एसिड में अगर एक्टिव मेटल डाल दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिड कोई मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लिया, सो प्रूव हो जाता है कि ये एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH का रिएक्शन बेस NaOH के साथ ले लो तो भी RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस H2O प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। यहाँ पे अगर मैंने NaHCO3 डाल दिया, RCOOH प्लस NaHCO3, तो भी RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, तो ये CO2 के एफरवेंसीज आएंगे। यहाँ पे जो CO2 गैस रिलीज होता है, ये वाला टेस्ट आप घर में खुद करना परफॉर्म। कैसे करोगे? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आपके घर में चाहिए तो लेमन जूस है जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब एक ग्लास में आप लेमन जूस ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, और उसके बाद ये भी अवेलेबल है आपके घर में बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। तो ये बेकिंग सोडा NaHCO3 हम किचन में रखते ही है, तो 1 स्पून आप बेकिंग सोडा ले लो, कार्बोक्सिलिक मतलब लेमन जूस में डालो, और ऑब्जर्व करो खुद कि कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एफरवेंसीज निकल रहे होते हैं। आपको मजा आएगा, ये खुद के टेस्ट करना घर पे। तो बहुत सारे एफरवेंसीज, पूरा ग्लास भर के ऐसे अंदर से एफरवेंसीज आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो ये जो टेस्ट है पर्टिकुलर लैब में बहुत ज्यादा होता है। जब भी आप प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जाओगे, आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और लैब में ऐसा पूछ लिया, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मुझे जो दिया है वो एसिड है कि नहीं। तो सीधा हिसाब, आपको जो कंपाउंड दिया है उसको वाटर सॉल्युबल तो है, तो पानी में डिजोल्व करके उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो और पूरा टेस्ट ट्यूब भर के ऐसे CO2 गैस के एफरवेंसीज आने लग जाएंगे, तो वो एसिड है।
अब यहाँ पे एक मोस्ट IMP नीट की चीज याद रखो कि ये जो कंपाउंड है NaHCO3, फिनॉल को आप एसिड से डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, फिनॉल और एसिड के बीच का डिफरेंस आपको देखना है, तो याद रखो फिनॉल जो है वो NaHCO3 के साथ टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल NaHCO3 ये एसिड है, ये भी एसिड है, बट ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। तो एज बीइंग अ वीक एसिड, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3, तो यहाँ पे F1C नहीं मिलते हैं, तो फिनॉल को एसिड से अलग करना है, तो ये रिएजेंट काम में आता है NaHSO3। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। अब हम डिटेल में जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्यों एसिड है, उसका सबसे ज्यादा एसिडिक होने का रीजन क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक एमंग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तक जो आप अल्कोहल पढ़ते हो, फिनॉल पढ़ते हो, जितने भी एसिडिक कंपाउंड सुन चुके हो, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। वैसे उसके पीछे एसिड वर्ड भी लगा दिया, तो ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो वो क्यों एसिडिक है, इसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो क्यों ये ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, वो समझते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसमें H2O का जब एडिशन होता है तो ये अपना जो प्रोटॉन है यहाँ पे डोनेट करेंगे। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर ये हाइड्रोजन को गिफ्ट में मिलेगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को गिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो जाएगा। RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है। सबको पता है कि जो एसिड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इसमें H3O प्लस का प्रपोर्शन, कंसंट्रेशन H3O प्लस का एक्सेस होगा तो वो एक्सेस एसिडिक होगा। जहां पे H3O प्लस का कंसंट्रेशन एक्सेस है तो वो एसिड है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में H3O प्लस दिखता है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो क्यों ये एक्सेस है वो समझते हैं। तो ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अपना कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है और इससे जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है उसमें भी रेजोनेंस होता है। ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये प्रोटॉन लूज कर चुका है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा कैसे, तो भाई ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे डोनेट कर दे, डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक पेयर डोनेट किया तो चार्ज उसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहाँ डोनेशन मिला तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे डी लोकलाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे था, और हमको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको सूट करता है कि नहीं भाई वो तेरा हक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो वो काफ़ी सूट करता है उस पर। वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव होता तो ठीक है भाई, नहीं अच्छा लग रहा है, पर ये शूटेबल चीज़ है। तो ड्यू टू दैट ये रेजोनेंस जिसमें भी होता है, जब भी ये रेजोनेंस होता है स्ट्रक्चर 1 और 2, तो रेजोनेंस जहां पे भी है वहां पे एनर्जी यूटिलाइज होती है रेजोनेंस के अंदर। तो ये एनर्जी खा जाता है और एनर्जी खाता रहता है, इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो इसमें भी है, लेकिन इसके रेजोनेंस में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होगा, तो ये कभी कभी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, इसीलिए लेस स्टेबल बन जाएगा ये। तो यहाँ पे पक्के से याद रखो कि दोनों में रेजोनेंस है तो भी स्टेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कार्बोक्सिलेट आयन is more stable. Carboxylate ion is more stable than mother carboxylic acid. अब सोचो पूरी दुनिया किस साइड मूव होती है, तो सबको है मुझे स्टेबलाइज होना है, सबकी विश क्या है कि मुझे स्टेबल बना दो। तो ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर इसमें आपने पानी डाल दिया तो ये सोचेगा कि भाई मुझे जल्दी जल्दी से इसमें जाना है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये इजीली पानी में आयोनाइज हो जाता है। जैसे ही पानी में डाल दिया, स्टेबल होने की उसको तरस लग जाती है, फटाफट से स्टेबल होने को वो कार्बोक्सिलेट आयन में उसको वो H निकाल के वो आयोनाइज हो जाता है। तो जो जितना फास्ट प्रोटॉन निकालेगा वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। तो ड्यू टू दैट ये ज्यादा इस साइड रहता है इक्विलिब्रियम, और वो फास्ट आयोनाइज होता है तो H3O+ का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। और ये जो स्टेबल है तो रिवर्स रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा, ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी बाजू जाने का नहीं सोचेगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन H3O+ का इंक्रीज हो जाता है, और जितना इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड कंपाउंड बाकी सबकी कंपैरिजन में एसिडिक है, लेकिन मिनरल एसिड जितने एसिडिक नहीं है। मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO4, HNO3, इनको मिनरल एसिड बोलते हैं। तो ये मिनरल एसिड से तो कम एसिडिक होता है, लेकिन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ज्यादा एसिडिक है और मिनरल एसिड से कम एसिडिक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो अपना खास टॉपिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसमें मैंने डाल दिया H2O, मिल गया मुझे कार्बोक्सिलेट आयन और H3O+। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो होता क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या जब भी पानी डालते हो तो पानी एक्सेस प्रपोर्शन में होता है, इसका कंसंट्रेशन एक्सेस होने की बजाय कोई चेंज नहीं दिखाता है, मतलब इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल रिएक्शन। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस H2O विथ कांस्टेंट KEQ into concentration of H2O is equal to carboxylate H3O+ अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H2O यहां पे डाल दिया। अब इसके लिए मुझे कोई नया कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब मैं नया कांस्टेंट क्या लिखूं, तो एसिड है तो मैं A लिख दूं, तो नया कांस्टेंट बन जाएगा Ka।
तो व्हाट इज के, तो सबको याद रखना है, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के को क्या बोलते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, और के इज इक्वल टू, ये इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन दिस, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट के प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड इट वेरीज ओनली विथ टेम्परेचर फॉर अ गिवन एसिड। के एक कांस्टेंट है और ऐसे कांस्टेंट पे टेम्परेचर के अलावा खास किसी की इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। अब आप सबको पता है कि H3O+ की कंसंट्रेशन के साथ सीधा रिलेशन pH का है। pH का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस लॉगेरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और pH के बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब इनवर्स रिलेशन। अगर H3O+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो pH डिक्रीज होगा। तो आप समझो कि H3O+ इंक्रीज होता है, pH डिक्रीज होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब आपके पास कोई एसिड है pH 2 वाला और pH 3 वाला, तो 2 और 3 दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड है pH 2। मतलब H3O+ ज्यादा है तो pH कम है, तो इसमें H3O+ ज्यादा है तो इसका pH कम है, तो pH 2 इज मोर एसिडिक देन pH 3। तो pH डिक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। वैसे ही सेम टू सेम अभी हमने बोल दिया कि Ka प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, ये इंक्रीज हो गया तो Ka का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे Ka कोई एसिड 1 है और एसिड 2 है, समझो इसका Ka 10⁻⁻5 है, इसका Ka 10⁻⁻10 के पावर में है। तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा एसिड है, तो यहाँ पे एसिड 1 इज मोर एसिडिक देन एसिड 2। मोर वैल्यू ऑफ Ka, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यहाँ पे H3O+ इंक्रीज होगा तो Ka इंक्रीज होगा, और Ka इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। अब जैसे हम pH निकालते हैं वैसे ही pKa भी निकलता है। तो pKa क्या होता है, तो माइनस लॉग Ka होता है। अब एसिड 1 का pKa निकालो, तो pKa फॉर एसिड 1 माइनस लॉग 10⁻⁻5, तो पावर -5 और log 10 की वैल्यू बचती है 1। तो यहाँ पे pKa 5 है इसका, तो Ka -5, तो इसका pKa 5। अब इसका pKa निकालो, तो pKa फॉर एसिड 2 तो माइनस लॉग 10⁻⁻10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो इसका pKa हो गया 10। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसका Ka वैल्यू हाई है वो ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ka इंक्रीज होगा ना तो pKa डिक्रीज होगा। देखो Ka ज्यादा है, pKa कम है, तो pKa जिसका डिक्रीज होता है उसका pH भी डिक्रीज होता है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। कम pKa वाला ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे Ka
पीकेए वैल्यूज के रिगार्डिंग आपको बोर्ड, नीट, जी के एमसीक्यू याद रखने हैं कि भाई पीकेए उसका रेफरेंस रेंज आप याद रखो कि द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ के ऑफ डिफरेंट ब्रोंस्टेड एसिड कवर अ रेंज ऑफ मेनी पावर्स ऑफ 10. Therefore, it is sometimes more convenient to express the acidic strength of an acid in terms of its pKa. इनके पावर देखो, बहुत बड़े बड़े पावर है के में. अब देखो ये 10⁻⁵ था, पीके कितना सिंपल 5 लग रहा है. मतलब ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हम के के बदले पीके टर्म यूज करते हैं. तो पीके टर्म के बारे में सोचो तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका पीकेए रेंज ऑलवेज लेस देन 1 होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड का पीकेए रेंज ऑलवेज लेस देन 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में सोचो तो HCl है, H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है काफी. फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के पीके वैल्यू देखो, इसका पीके -2 है, H2SO4 का पीके -9 है और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का पीके है 0.23 है. एंड आई थिंक these all threes are less than 1. So we can say that here for strong acids pKa always less than 1. Strong acid के लिए pKa value less than 1 होगी. Now the acid moderately जो strong है उनके बारे में, ये strong acid की बात करी. अब थोड़े कम strong तो इनको moderately strong बोलते हैं हम, moderately strong. तो जो एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग का रेंज क्या होगा? तो पीकेए बिटवीन 1 to 5 होगा. ये रेंज बोर्ड में पूछते हैं एग्जाम में. स्ट्रॉन्ग एसिड का पीकेए लेस देन 1 होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीके है वो 1 to 5 के बीच में होगा. तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड के जो वैल्यूज है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग में आता है, फिर बेंजोइक एसिड भी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग में आता है, बेंजीन पे COOH. अब एसिटिक एसिड का पीके देखो आप तो 4.76 है और बेंजोइक एसिड का पीके 4.19 है. चलो यहाँ पे एक चीज आपको सीखने मिलेगी, और एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? तो जिसका पीके कम होगा, ये 4.76 है, ये 4.19, तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. ये चीज याद रखना, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. एंड फॉर्मिक तो बेंजोइक से भी ज्यादा है, तो FBA याद रखना, फेसबुक पे FBA. तो FB फेसबुक माने फॉर्मिक ग्रेटर देन बेंजोइक ग्रेटर देन एसिटिक. तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है हमको याद रखने. तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके रेंज 1 to 5 है. अब जो वीक एसिड है, तो वीक एसिड के बारे में क्या बोलोगे आप? तो वीक एसिड जो है उनका पीके रेंज 5 to 15 के बीच में है. 5 to 15. देखो स्ट्रॉन्ग वाला लेस देन 1 था, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग 1 to 5 था, तो 5 to 15 वीक एसिड आ जाएंगे. और एक्सट्रीमली वीक है, एक्सट्रीमली वीक, वेरी वीक एसिड, तो ग्रेटर देन 15 होता है, पीके ग्रेटर देन 15. तो ये 4 रेंज जो मैंने बताई जो आपको याद रखनी है कि भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पीके लेस देन 1,
मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो pKa बिटवीन 5 to 15, और जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है तो 1 to 5, और वीक एसिड है तो बिटवीन 5 to 15, और एक्सट्रीमली वीक है तो ग्रेटर देन 15। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड बट आर स्ट्रोंगर देन अल्कोहल्स। अल्कोहल से वो ज्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि इट इज मोर एसिडिक देन, सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब pKa सोचो इथेनॉल का, pKa 16 फॉर इथेनॉल, और इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक फिनॉल होता है। एरोमेटिक फिनॉल जो है, एरोमेटिक अल्कोहल, वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका pKa कम होगा शायद। फिनॉल का जो pKa है वो 10 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो ये हो गया pKa वैल्यू का डिस्कशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिडिटी वाला टॉपिक है, वो टॉपिक हम एक लेक्चर में नहीं पढ़ा पाएंगे, उसके लिए 3 लेक्चर मुझे बनाने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल की कंपैरिजन में कैसा एसिड है, क्यों फिनॉल से वो ज़्यादा एसिडिक है, वो कंपैरिजन हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद उसमें जितने भी रीजंस हैं कि उसको एसिडिक क्यों बनाते हैं, वो रीजंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।